हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं नीरज आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो है साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि साथियों आपका साइंस एंड मैथ पेपर 2 होता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आपने सीटेट का पेपर जो है देने के लिए तैयार हैं, तो आपका जो है यहाँ से 2 से 4 नंबर का आपके लिए देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, देखते हैं कैसे मिलेगा आपके लिए। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपसे यहाँ पर नहीं बताऊँगा और सीधे आपको खुद ही जो है पता लग जाएगा कि वास्तव में ये जो है इम्पोर्टेंट है या नहीं है। बस आप जो है 2 मिनट मुझे दीजिए, जिससे आपके लिए मैं यहाँ पर समझा सकूँ। चलते हैं साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देंगे। फ्रेंड्स, पहले हम इसमें कुछ प्रश्नों के लिए देखेंगे और उसके बाद हम कुछ थ्योरी के लिए भी देखेंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार आप जो है देख लें कि प्रश्न आपका जो है किस तरीके से बनता है, और ये आप समझ जाएंगे कि आपके ये जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी पेपर के लिए वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। क्या है? निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय, मतलब कौन सा ऐसा है जो एक कोशिकीय नहीं है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैंने आपके सीटेट का जो पेपर 2 है साइंस का, उससे उठाया है। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे कि ये पेपर 1 के लिए भी महत्वपूर्ण है। आंसर देंगे, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? क्या पैरामीशियम हो जाएगा, भ्रूण हो जाएगा, या फिर मुर्गी का अंडा हो जाएगा, या फिर हो जाएगा आपका युग्मनज? बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए। तो साथियों, यहाँ पर जो पैरामीशियम है वो क्या है? बहुकोशिकीय है। और मुर्गी का अंडा बहुकोशिकीय है, और युग्मनज भी आपका बहुकोशिकीय होता है। लेकिन जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है? वो एक कोशिकीय होता है। यहाँ पर आपका भ्रूण वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए। साथियों, 5 प्रश्न हैं जिनके लिए आप पहले करेंगे और फिर आप जो है साथ में बने रहेंगे, जिससे आपके जो है आज पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और इससे जो कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। साथियों, मैं आपके लिए डीपली समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं हर भाई बहन का ख्याल रखना चाहता हूँ, है ना। जिसकी भाई बहन की तैयारी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई है, मैं चाहता हूँ कि उसका भी भला जो है हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या है? कोशिका से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए, है ना। क्या है? वन में क्रोमोसोम, जिसके लिए हम गुणसूत्र बोलते हैं, जीन 2 नंबर पे है, और न्यूक्लियस आपका केंद्रिका जिसे बोला जाता है, और राइबोसोम। ठीक है, इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं, है ना। इनमें से जो कौन कौन से हैं जो केंद्रक के भाग हैं, वो आपके लिए विकल्प चूज करना है। क्या तीसरे और चौथे हैं, या दूसरे और तीसरे हैं, पहले और तीसरे हैं, या फिर 1 2 3? अब बताएंगे आप। अगर आपने जो पढ़ा है तो आप यहाँ पर राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए। तो साथियों, जो गुणसूत्र हैं ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो जीन हैं वो गुणसूत्र के अंदर होते हैं। तो गुणसूत्र जब कोश मतलब केंद्रक के अंदर हो गए, तो जीन भी केंद्रक के अंदर हो गए। ठीक है, और जो केंद्रिका है ना, जो केंद्रिका है न्यूक्लियस जिसके लिए हम बोलते हैं, ठीक है, ये भी कहाँ? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और राइबोसोम साथियों न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, हालांकि ये कोशिका का एक भाग है, ये कोशिका का अंग है। ठीक है, तो 1 और 2 और 3 आपके जो है केंद्रक के भाग हैं। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है साथियों, ये प्रश्न ये ऑप्शन जो हैं थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, तो उसे आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न मैं और दिखाता हूँ आपके लिए, जिससे आपके लिए एक आइडिया लग जाएगा, है ना, कि किस तरीके से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए बी और सी और डी भागों का सही नामांकन है। ठीक है, यानी आपके लिए नाम बताने हैं कि कौन से का नाम क्या है। आप देखेंगे फिगर में। ठीक है, यानी ए का नाम क्या है, ऑप्शन भी मैं आपके लिए एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आपके प्रश्न जो है समझ में आ जाए। ठीक है, यानी जो ए पर है उसका नाम क्या है, और बी पर है उसका नाम क्या है, आपके लिए बताना है। एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए। ठीक है, तो साथियों, जो ए पर है आपका, है ना, ये क्या है? ये आपके लिए दिख रहा होगा, ये है कोशिका जालिका, है ना, जिसके लिए हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, है ना। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना। और ये आपका जो है क्या है?
तो इसके लिए हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन से ही हम इसे क्लियर आपका जो है कर लेते हैं। क्या है, ए पर जो है आपका वो है कोशिका झिल्ली, ठीक है, और जो बी पर है वो है आपका रितिका, और सी पर है केंद्रक, और डी पर है आपका कोशिका द्रव्य। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अगर राइट आंसर गया है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पर यही है कि मैं आपके लिए पहले एक बार दिखा दूं कि प्रश्न किस तरीके से आपका जो है पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं ना, 2014 में आप देख सकते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है। यदि साथियों आपके लिए पूरा मैटर पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए, जिसका आंसर भी आप जो है कमेंट करेंगे फटाफट, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। कथन कौन कौन से हैं? पहला है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं, और दूसरा है आपका एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, और तीसरा है आपका नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं, और चौथा है आपका यूकैरियोटिक केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित होती है ना, नहीं होती है ना, ये देखना है हमारे लिए, ठीक है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं वो आपके लिए जो है चूज करने हैं, बताएंगे एक बार, राइट आंसर के लिए कमेंट करेंगे। इसमें साथियों आपके लिए क्या होता है, कोशिका क्या होती है, कोशिकांग के अंग जो होते हैं उनके लिए मैं क्लियर करूंगा। अभी बस 1 मिनट बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अपना जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक जो है नहीं पाए जाते हैं, ये जो है सही है, ठीक है। और एक कोश की जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। अब जब एक कोश की जीव है तो एक ही कोशिका, जो एकल कोशिका है वही सभी कार्य करेगी, जैसे कि अमीबा होता है, इसका उदाहरण है ना। और जो नीले हरे शैवाल हैं वो कैसे हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 1, 2 और 3 वाले सही हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, और उसके बाद हम चलेंगे सीधे कहाँ पर, थ्योरी पर, ठीक है। जो कोशिका संबंधित थ्योरी है उसे भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। कौन कौन से कथन हैं आपके सामने? गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होता है, जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है, और तीसरा है एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, चौथा है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। यानी कौन कौन से हैं सही वो आपके लिए चूज करने हैं, आपके सामने विकल्प हैं। एक बार राइट आंसर के लिए फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। तो साथियों बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, देख लेते हैं एक बार। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, बताइए क्या सही है? बिल्कुल ही सही है ना। और जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। एक कोश की जीव श्वसन और जनन करते हैं, और चौथा क्या है आपका? कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों का आवागमन करना है, तो ये चौथा भी आपका सही है, ठीक है। साथियों जो कोशिका झिल्ली होती है पारगम्य झिल्ली होती है, जिसके लिए हम डिस्कस करेंगे, अभी जो है चलते हैं ना। तो यानी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके लिए डी ऑप्शन में ये दिख रहा है, ठीक है। अब हम साथियों जो आपने देखा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम सभी प्रश्नों के लिए डिस्कस करेंगे, जिससे मैं चाहता हूं कि आप एक बार थ्योरी पढ़ लें, जिससे आपका कोई भी प्रश्न जो गलत ना हो। क्योंकि प्रश्नों से साथियों क्या होता है, जो प्रश्न हमने करा है वही जो है प्रैक्टिस हो जाती है, और बाकी क्वेश्चनों के लिए छूटने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर आप जो है 5 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे तो फिर जो है कोशिका से संबंध जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या है कि मेरा हर भाई बहन का जो है पूरा सीटेट, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है, हमारी सभी क्लासों का आप लाभ उठाते रहें और तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है ना। क्योंकि क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी का जो है तैयारी सही से नहीं हो पाई होगी, क्योंकि लॉकडाउन रहा है, किताबें उपलब्ध नहीं हुई हैं, और ऑफलाइन कोचिंग भी बंद रही है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से। क्या है कोशिका, तो कोशिका क्या होती है, जिस तरह साथियों जो यानी कोई मकान होता है उसमें जो ईंटें होती हैं, उसी तरह से
किसी जीव का जो शरीर होता है वो किस तरीके से, तो छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है और इन्हीं छोटी इकाइयों के लिए हम कोशिका जो है कहते हैं, है ना। यानी कोशिका क्या है, तो किसी जीव की आधारभूत इकाई है ना, आधारभूत इकाई है कोशिका। अगर हम कहें दूसरे शब्दों में तो कोशिका किसी जीव की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। यानी आधारभूत यानी कोई भी जीव बना है तो किससे मिलकर बना है, कोशिका से, ठीक है। अब हम देखते हैं कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर जो फैक्ट होते हैं वो भी मिल जाएंगे और जो समझने की चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी, तो मज़ा आ जाएगा आपके लिए। बस आप जो है मेरे साथ बस जुड़े रहें, है ना। क्या है, किसमें की थी, कॉर्क में खोज की थी कोशिका की, है ना। सबसे पहले जो एक प्रकार की क्या होती है, लकड़ी होती है और इन्होंने जो है मरी हुई कोशिका को सबसे पहले खोजा था, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं अगले फैक्ट के लिए। कोशिका के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। अभी आपने देखा, प्रश्न में देखा होगा, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव की बात जो है कही गई थी, है ना। अब एक कोशिकीय जिसके लिए हम बोलते हैं यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय जिसके लिए हम बोलते हैं तो क्या, मल्टी सेलुलर, ठीक है। देखते हैं वे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, इसके आपके लिए एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के लिए एक बार जरूर देख लें, है ना। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, यानी कि जो जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। जैसे कि कवक, जानवर और मानव और जितने भी जो हमारे ह्यूमन प्राणी हैं, है ना, और जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं वो सभी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, है ना, जिनके लिए हम पृथ्वी पर देखते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है। ये डेट है इंपोर्टेंट, ज़्यादा डेट नहीं होती है बायोलॉजी में, है ना, तो आप इसके लिए ज़्यादा ध्यान ना रखें। केवल आप ये ध्यान रखें कि कोशिका सिद्धांत आखिर किसने दिया था, ठीक है। तो क्या है आपका यहाँ पर, स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें इंपोर्टेंट हैं उनके लिए हम देख लेते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, अर्थात जीव एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय, है ना। तो मैंने बता दिया आपके लिए कि जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ना, और प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। साथियों आपके लिए ये याद नहीं करना है, आपके लिए बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, और कौन से होते हैं वो मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक पहले वाली जो कोशिका होती है उससे होती है, ठीक है। ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, सीधे हम चलते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, ठीक है। कोशिका के जो अंग होते हैं यानी कोशिका की संरचना में कौन कौन से जो कोशिका के भाग हैं उनके लिए हम देखेंगे, और साथ ही मैं आपके लिए एक फिगर भी लेकर के आया हूँ, इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप जो है ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो बने रहें, बस जो है लगातार कमेंट करते रहें कि वीडियो आपके लिए कैसी लगी है। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो कोशिका के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। देख लेते हैं आगे हम क्या क्या हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है, ठीक है। यानी कोशिका के अनेक भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। इन कोशिकांगों के अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जानवरों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, किंतु दोनों की कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग एक समान होते हैं, और कौन से कोशिकांग वो समान होते हैं और उनके कुछ कार्य होते हैं निश्चित। उन सभी कार्यों के लिए और कौन कौन से कोशिकांग हैं सभी के लिए हम देखेंगे, और एक फिगर में आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। अब आप इसमें देखिएगा, ये है आपकी जंतु कोशिका की फिगर, ठीक है। जंतु कोशिका की सामने है आपके फिगर। अब इसमें आप देखिएगा, इसकी ये क्या है, कोशिका का एक भाग है, इसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, और ये आपके लिए दिख रही है यहाँ पर, इसके लिए क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। एक एक फैक्ट के लिए हम लेंगे और अच्छे से मैं आपके लिए यहाँ पर समझाऊंगा भी, ठीक है। और इसके लिए क्या बोलते हैं हम, तो सेंट्रोसोम, ठीक है। और
ये आपके लिए ये जो दिख रहे हैं इसके लिए हम बोलते हैं लाइसोसोम। और साथियों एक एक चीज़ के लिए हम देखेंगे। गोल्गी बॉडी आपकी ये है, ये आपका न्यूक्लियस है ना। और ये आपका किससे बना होता है, तो क्रोमेटिन से बना होता है। और ये जो है न्यूक्लियस है बिल्कुल ही अंदर, ठीक है। और साथियों ये आपका पूरा क्या बताया मैंने, ये न्यूक्लियस है ना। और ये जो इसके साथ में आपके लिए दिख रही है ये संरचना जो दिख रही है ये वाली, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने क्या है, तो राइबोसोम है ना। अब इन सभी के जो कार्य होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि मैं हर भाई बहन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। जो कोशिकांग हैं यानी कोशिका के अंग हैं और उनके कार्य हैं उनके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। तो क्या है कोशिका भित्ति, यह सिर्फ पेड़ों में पाई जाती है ना। कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली के बाहर होती है और जो सिर्फ जो है पेड़ों में पाई जाती है ना। यानी कि जो जंतु कोशिका है उसमें जो है कोशिका भित्ति हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कोशिका को आकार देने का इसका जो है कार्य होता है और कोशिका की रक्षा करने का यह कार्य करती है, ठीक है। ये कैसी होती है, तो यह शैवाल और हरे पौधों में सेलुलोज की बनी होती है ना। यानी ये मुख्यतः किसकी बनी होती है पौधों में, तो सेलुलोज की ये जो है बनी हुई होती है। प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जीवाणुओं एवं कवकों में ये किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। सेलुलोज की बनी होती है ये पौधों में और काइटिन की बनी होती है जीवाणु और कवकों में, ठीक है। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि है कोशिका झिल्ली। क्या है कोशिका झिल्ली, इसके लिए हम देख लेते हैं इसका कार्य क्या है। तो अंदर बाहर जाने वाले जो कण हैं उनके साथियों नियंत्रित करना, यानी कि कौन से पदार्थ के लिए कोशिका के अंदर जाना है और कौन से को अब बाहर जाने की ज़रूरत हो गई है, वो कौन बताएगा, वो बताएगी, वो करेगा काम कोशिका झिल्ली, ठीक है। यानी कि ये साथी कैसी होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना। और प्रोटीन और लिपिड से जो है ये बनी हुई होती है, जिसके लिए हम वसा बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट के लिए, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, ठीक है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखेंगे आप, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। इसका कार्य क्या है साथियों, इसका कार्य है कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, यानी केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और केंद्रक में ही पाए जाते हैं आपके डीएनए और आरएनए, है ना। और जो जीन होते हैं, जो एक डीएनए का पार्ट होता है, वो भी कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में। यानी कि अगर हम बात करें तो आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है, तो यह केंद्रक जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को पहुंचाता है, कौन, केंद्रक, ठीक है। अब हम देखते हैं केंद्रक के भाग आखिर कौन कौन से हैं, है ना। कौन कौन से जो भाग हैं जो मुख्यतः काम करते हैं वो देख लेते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। केंद्रक के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका, है ना। और आपने सीधा सीधा ये प्रश्न में भी देखा था केंद्रिका के बारे में, ठीक है। केंद्रक कला में प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और इसमें आनुवंशिक कोड के रूप में होते हैं जो गुण होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कौन, तो इनके लिए हम बोलते हैं गुणसूत्र, है ना। और अगर हम बात करें अंग्रेजी में तो क्रोमोसोम इनके लिए हम बोलते हैं, ठीक है। केंद्रिका आरएनए के संश्लेषण में मदद करती है, यानी आरएनए को कौन बनाता है, तो केंद्रिका। साथ ही याद रखें ये केंद्रिका और केंद्रक जो है अलग अलग हैं। केंद्रिका जो है केंद्रक का एक भाग है ना। तो अब हम देखते हैं आगे तारक काय के बारे में, ठीक है। वहाँ पर साथ ही कुछ फैक्ट अंग्रेजी में लिखे हुए थे, यहाँ पर जो है हिंदी में लिखे हैं। तो आप जो है अगर आपके लिए कोई भी दिक्कत होगी तो आप गूगल एक बार कर लेंगे उसकी अंग्रेजी के लिए, ठीक है। और आपके लिए पूरा जो है समझ में आ जाएगा, है ना। क्या है, यह सिर्फ जंतु कोशिका में ही होता है, यानी पादप कोशिकाओं में जो पेड़ों की कोशिकाएं होती हैं उनमें तारक काय नहीं पाया जाता, ठीक है। यह कार्य क्या करता है, तो यह कोशिका विभाजन में मदद करता है, कौन, तारक काय। तारक काय किसमें, तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब आया साथियों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, है ना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके लिए ध्यान रखेंगे कि क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके लिए ऊर्जा का गृह बोला जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, यह कोशिका को ऊर्जा देना है इसका काम, और यह कोशिका जो है श्वसन का केंद्र है और इसमें डीएनए
होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है। अदरवाइज आपको डीएनए कहाँ देखने को मिलेगा, केवल केंद्रक में। लेकिन एक ऑर्गेनल और है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी आपके लिए डीएनए मिल जाएगा, है ना। और डी यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यह स्वयं एक ऊर्जा का उत्पादन है, यानी कि उत्पादन करती है। और किस फॉर्मेट में, तो यह ऊर्जा को एटीपी की फॉर्मेट में बनाती है, जिसके लिए हम बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। फुल फॉर्म भी आपके साथियों ये पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है, ठीक है। और इसके लिए क्या बोलते हैं हम, तो बोलते हैं इसके लिए एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, है ना, ऊर्जा का गृह भी इसके लिए, या फिर मुद्रा भी जो इसके लिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है। खोजकर्ता कौन है इसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, तो ऑल्टमैन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है ना, हो सकता है पूछ लिया जाए। अब हम देखते हैं साथियों गोल्जी का, या फिर जिसके लिए हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है भोजन को इकट्ठा करना, है ना। पौधों में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि पौधे जो है ज़्यादा भोजन को इकट्ठा अपना जो है पत्तियां बनाती हैं और जो है इकट्ठा हो जाता है ना। यह कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम में बनाने में जो है मदद करता है। यानी गोल्गी बॉडी का काम क्या है, तो कोशिका भित्ति को बनाएगा, ये कोशिका झिल्ली को बनाएगा और लाइसोसोम को ये बनाएगा। क्या होता है लाइसोसोम, इसके लिए हम अभी भी आगे जो है जानेंगे, ठीक है। और गोल्गी बॉडी के लिए साथियों क्या बोला जाता है, तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी हम जानते हैं। यानी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द बॉडी क्या कहलाता है, आपका गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। खोजकर्ता कौन है इसके, तो कैमिलो गोल्गी इसके जो है खोज करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं उनके बारे में, ठीक है। अभी आपने देखा, मैंने उसमें बताया था आपके लिए क्या, तो इंडोक्राइन जालिका, यानी कि एंडोक्राइन क्या थी, एक जालिका थी, वो जो मैंने आपके लिए कोशिका के जो फिगर दिखाया था उसमें जो है मैंने आपके लिए बताया था, ठीक है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, जो एंडोक्राइन रेक्टिकुलम थी उसके लिए, उसकी हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्द्रवी जालिका, है ना। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, किसका, कोशिका जालिका का, ठीक है। यह नलिकाओं और थैलियों से, ठीक है, आप ध्यान करेंगे ये थैलियों लिखा, थैलियों से बना होता है। और इसका एक सिरा केंद्रक से और दूसरा सिरा जो है किससे जुड़ा होता है, तो दूसरा सिरा इसका कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है, किसका, जो एंडोक्राइन जालिका, यानी एंडोक्राइन जो आपकी रेक्टिकुलम पाई जाती है उसका, है ना। यह किससे बनी होती है, तो यह वसा, ग्लूकोज और आपको कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन से के लिए बनाने में ये जो है मदद करती है। कौन को, जो आपकी एंडोक्राइन रेक्टिकुलम है वो, है ना, अंतर्द्रवी जालिका वसा, ग्लाइकोजन और कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन बनाने में ये मदद करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में, जिसके लिए हम लाइसोसोम भी जो है बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम आपके सामने हैं और आपने देखा था जो स्फेरिकल मैंने आपके लिए बताए थे गोले के रूप में होते हैं, वो क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। और साथ ही ये कैसे होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। क्या है इनके बारे में जो फैक्ट, उनके लिए देखते हैं। यह साथियों किसमें, तो यह केवल जंतु कोशिका में पाए जाती हैं, ठीक है। यानी पादप कोशिका में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है साथियों क्या, तो इनका पचाने का काम जो, यानी कि जो बेकार, यानी जो कोशिका के अंग हैं जो खराब हो जाते हैं, जिनका यूजलेस हो जाते हैं, उनको पचाने का काम करता है और उन्हें बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसमें जो अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचा लेते हैं, है ना। पचाने का काम कौन करता है, तो आपका लाइसोसोम, ठीक है। यानी यह पुराने घिसे पिटे और अस्वस्थ जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका के भाग हैं, उन्हें पचाकर हटा देता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ये जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसके बारे में एक फैक्ट और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका के जो भाग हैं, यानी कि जो पार्ट हैं, को नष्ट करने की ज़रूरत होती है, तब यह अपना सारा द्रव मुक्त कर देता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। यानी जब क्या है, जो कोशिका के बेकार अंग हो जाते हैं, जिनके लिए बाहर करने की ज़रूरत होती है, तो क्या है, ये खुद को अपना जो है समाप्त कर लेता है। इसीलिए इसके लिए हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, ठीक है। किसके लिए बोलते हैं हम आत्महत्या की थैली, तो आप एक बार ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम, या इसके लिए हम लाइसोसोम भी बोलते हैं, ये क्या कहलाता है,
तो ये कहलाता है आपका आत्महत्या का थैला, है ना, सुसाइड बैग इसके लिए हम अंग्रेजी में बोलते हैं। किसके लिए? तो हमने देखा लाइसोसोम के लिए। ठीक है, राइबोसोम के बारे में देखते हैं। तो यह क्या करता है? यह प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का बनाने का काम राइबोसोम करता है। और राइबोसोम क्या होता है, कहाँ होता है, मैंने आपके लिए फिगर में दिखाया था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यह प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। कौन? राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए याद रखेंगे। यहाँ पर आपके लिए डीएनए कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। किसमें? राइबोसोम में। ठीक है, देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। क्या है? रिक्तिका क्या होती है आखिर, है ना, जिसका दूसरा नाम रसथानी, या रसधानी भी इसके लिए हम बोलते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो यह कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करती है और पादप कोशिकाओं में इसका आकार बड़ा होता है, परंतु जंतु कोशिकाओं में इसका आकार छोटा होता है। यानी जो रिक्तिका है इसका कार्य साथियों क्या है? तो इसका कार्य कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना है और पादप कोशिकाओं में इसका आकार बड़ा होता है, यानी जो प्लांट सेल होती हैं, और जो जंतु सेल होती हैं उनमें इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, यह कोशिका के अंत जो दाब होता है उसको जो है मेंटेन करती है। कौन? रसथानी, या फिर जिसके लिए हम रिक्तिका जो है बोल रहे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर सब हिंदी में लिखा हुआ है और वहाँ पर सब था अंग्रेजी में। ठीक है, तो आप एक बार गूगल कर लें इसके लिए, जिससे आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ क्या है ना। अब देख लेते हैं हम, और ये क्या है? तो यह एक मृत कोशिकांग है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर लवक के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है हमारे सामने, जो कि ज़रूरी है आपके लिए जानना। नहीं तो आप जो है, अगर आपने जो वीडियो काट दिया तो आप जो पछताएंगे। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ साथियों, ये बहुत ही ज़रूरी है ना। यह साथियों क्या है? तो सिर्फ पादपों में पाया जाता है। और जो लवक हैं वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, ये साथियों लवक लिखा है यहाँ पर। ठीक है, हरित लवक जो हरे पौधों में होते हैं, है ना, और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम किसका होता है? हरित लवक का होता है। ठीक है, अवर्णी लवक क्या होता है? अवर्णी लवक यह पौधों के भूमिगत भागों में पाया जाता है और यह स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण जो है करता है। कौन? अवर्णी लवक। ठीक है, और वर्णी लवक कहाँ पर है? तो वर्णी लवक यह पौधों की पंखुड़ियों का रंग जो है प्रदान करता है ना। पौधों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनका रंग कौन प्रदान करता है? तो वर्णी लवक। और जो अवर्णी लवक है वो क्या करता है? तो भूमिगत भागों में यह होता है और स्टार्च, प्रोटीन और वसा का ये जो है संग्रहण करता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायक है? तो आप याद रखेंगे हरित लवक, जो आपका हरे रंग का होता है। ठीक है, कुछ और हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, उन्हें भी आप देख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है वीडियो होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं साथियों कोशिका द्रव्य के बारे में। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, उसके लिए हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यानी आपने जो पढ़े हैं यहाँ पर, जो कोशिकांग पढ़े हैं, ये जो जहाँ पर पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, यानी कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत। ठीक है, और साथ ही मैं आपके लिए बता दूं, जीवन का भौतिक आधार किसके लिए बोला जाता है? तो कोशिका द्रव्य के लिए। ये प्रश्न भी आपके लिए विभिन्न एग्जामों में देखने को मिला है। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरा हर भाई बहन जो है एक ही एग्जाम की नहीं कई एग्जाम की तैयारी करता है, तो आप जो है इसके लिए ध्यान कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रक द्रव्य क्या है? तो ये केंद्रक के अंदर पाया जाएगा, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य क्या है? तो साथियों जो दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि जो आपने ऊपर पढ़े केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, है ना, इन दोनों के लिए एक रूप में अगर हम बोलें तो जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, क्या है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। यह कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। यानी जीवित पदार्थ कौन कहलाता है? जीव द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखेंगे, और इसमें 80% क्या होता है? आपका जल होता है। ठीक है, तो आप साथियों हमारा वीडियो होता है समाप्त, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा। मैंने कुछ प्रश्न डिस्कस करे, उसके बाद जो आपके लिए थोड़ी पढ़ाई, और आपका साथियों में सीटेट का जो पेपर 2 होता है मैथ और साइंस का, उसका मैं आपके लिए पूरा कोर्स करा दूंगा। बस आप एक बार कमेंट करेंगे कि आप क्वेश्चन से पढ़ना चाहते हैं या फिर जो है आप थ्योरी से पढ़ना चाहते हैं। मैं उसी प्रकार से आपके वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।